स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद में स्वर पढ़ा जाते व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जब हम इन वर्णों का उच्चारण इन वर्णों का उपयोग करते हैं बोलते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब हम शब्द बोल रहे हैं वाक्य बोल रहे हैं उसमें व्यंजन का आता है खा आता है ई आता है। तुम कौन हो तो कौन में कौन को आखिर में ओ आता है। तो इन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े मतलब जब हम उन्हें बोलते हैं तो आखिर तक बोलते बोलते हैं स्वर की ध्वनि है स्वर वर्ण सुनाई देते हैं तो स्वर कहते हैं। और व्यंजन उसे करते जब हम इन्हें बोले कौन में को आया तो को बोलेगा को आखिर में तो ओ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन कितने भेद होते हैं व्यंजन के तीन भेद होते हैं कौन कौन स्पर्श व्यंजन अंतर व्यंजन पुष्प व्यंजन। ये सब उसके उच्चारण पे भेद बांटे गए हैं कि किस तरह से बोलेंगे मतलब किसको बोलेंगे तो गर्म हवा निकलेगा वो आगे बताएंगे ठीक। इतना लिख लो सब। तो व्यंजन हो गया व्यंजन के भेद। अब जानेंगे इसके भेद इसके आधार पर बांटे गए ये तीन भेद जिसके वाणी मतलब इसका उच्चारण होता है उसके आधार पर बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन इनके उच्चारण करते समय मुख मुख मतलब मुंह जैसे मुंह क्या खाते हैं और जो खाता है मुख के अंदर कंठ तालु जैसे जीभ के ऊपर वाले हिस्से को तालु कहते हैं। दूसरा दांत मतलब दांत और ओठ मतलब ओठ। इन सब चीजों का उपयोग है इसका स्पर्श जैसे तुम लोग बोलोगे जैसे आप बोलिए क से लेके म तक क तो जब क बोलोगे तुम लोग कंठ सा हो जाता है जब बोलिए म तो म में ओठ 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 सट रहा है ना म। अब ग ख ग ख बोलते तुम्हारा कान सटेगा ओठ सटेगा मतलब यहाँ पर जो जो चीज दिया है उससे स्पर्श मतलब उससे छू के जो तुम्हारा वर्ण है वो तुम्हारे मुख से निकलेगा ठीक। देखो इसको इसको इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें तुम्हारे मुख के अंदर का हिस्सा एक दूसरे से स्पर्श होता है या सटता है तब जाकर वो वर्ण तुम्हारे मुख में निकलता है ठीक। अब दूसरा अंतस्थ व्यंजन स्पर्श व्यंजन हो गया अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का अंतर स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। देखो ये अंतर जो होता है य र ल ये चार होते हैं ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि इन वर्णों मतलब ये जो वर्ण है चार इनका अधिकतर स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है मतलब ये आधा स्वर या आधा व्यंजन होते हैं। जो य र ल आखिर के चार वर्ण होते हैं व्यंजन के उनको आधे स्वर या आधा व्यंजन का जब हम बोलेंगे य र ल इनका अधिकतर तो स्वर में निकलता है स्वर वर्ण में कुछ सहायता नहीं ले रहा व्यंजन जब हम बोलेंगे व में आएगा जैसे य र ल व होगा उच्चारण तुम लोग करेगी या करोगे तुम लोग का उच्चारण स्वर नहीं तो व्यंजन के रूप में दोनों में होता है इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ मतलब आधा व्यंजन पुष्प व्यंजन। अब पुष्प व्यंजन कैसे करें इनके उच्चारण में वायु वायु मतलब हवा उनके उच्चारण में उनको व्यंजन तीनों जब तेज टकला टकला मार के फोड़ देंगे कहा देख रहे तुम इनके उच्चारण में वायु वायु मतलब हवा जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है तो उसमें व्यंजन बोलते उसमें व्यंजन या हा उच्चारण करते हैं। उस समय वायु जो होता है घर्षण पूर्वक निकलता है घर्षण पूर्वक मतलब घर्षण पूर्वक अथवा कर घर्षण पूर्वक से कहीं भी अगर घर्षण होता है तो हाथ में घर्षण करो या दो चीज को घर्षण होता है गर्म होता है कि नहीं लकड़ी को तुम तो वहां पर आग निकलता है कि नहीं वैसे घर्षण पूर्वक होता है जिससे गर्म होकर बाहर निकलता है। गर्म होकर बाहर निकलते हैं का मतलब शॉक तो शॉक वहां पर गर्म हवा निकलता है गर्म वायु शॉक बोले गर्म हवा निकलता है शॉ हो गया शॉ दम तलावी चा दंस दंस और हा जब इन चारों वर्ण का प्रयोग करते तो उस समय कैसे निकलता है गर्म हवा। व्यंजन खत्म हो गया सूत्र खत्म हो गया अयोग के दो चीज होते हैं भाषा में एक ये चीज एक ये चीज एक अनुस्वार और एक चीज होता है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है जो न का उच्चारण दिखाता है आधा न का उच्चारण और विसर्ग का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है जो आधा ह का उच्चारण दिखाता है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उसका जो हवा है नाक से निकलता है एकदम सुंदर होगा सुंदर सुंदर में अनुस्वार लगा दर
हम जब सुनेंगे तो वहाँ पे ना क्वेश्चन आएगा, ना क्वेश्चन आया जब तुम सुंदर बोलो तो नाक कहाँ निकलेगा, ठीक। तो अनुस्वार हो गया। अनुस्वार का चीज ये होता है, अनुस्वार को बोलते समय नाक से हवा निकलता है, अनुस्वार ना का उच्चारण करता है। दूसरा विसर्ग, विसर्ग जो होता है ह का उच्चारण करता है, और इसको बोलते समय कट से गर्म हवा निकलता है, जैसे हम लोग बोलेंगे एक जो होगा बालक, और अगर इसके पीछे लोग विसर्ग लगा लें तो बोलेंगे बालक बा। जब हम इसको बोलते हैं इसके आखिर में हा का उच्चारण होता है, ठीक। विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया, तो ये दोनों चिन्ह का काम करते हैं, चिन्ह का। इसके चिन्ह दोनों अयोग वाला चिन्ह है। मात्रा, और समझेंगे मात्रा, जैसे व्यंजन पढ़ा है स्वर में है, इस लोग पढ़ लेंगे व्यंजन जो होता है वो स्वर पर डिपेंड होता है या स्वर के सहायता से चलता है। अब समझेंगे कैसे, जैसे यहाँ भी क लिखा है, यहाँ भी क लिखा है, इसका के नीचे कुछ नहीं है, इसका के नीचे कुछ है, ये जो है ये आधा कल है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनको हलन करते हैं, जो व्यंजन को स्वर से बांटने का काम करता है। जिसके नीचे हलन लग गया मतलब वो भी आधा स्वर नहीं है, तो उच्चारण जो बहुत कम होगा, जिसका मतलब बहुत बहुत जल्दी उसका उच्चारण होगा। हम लोग यहाँ पर हम यहाँ पर मात्रा बताए हैं, क के नीचे हलंत है, मतलब अभी जो क है वो आधा है, क क्या व्यंजन उसमें भी स्वर नहीं है, लेकिन जब स्वर लगा दिए तो ये पूरा काम हो गया, ठीक। अब आ हो गया, यहाँ पर का, यहाँ पर सब में एक चीज है कि सब में हलंत है, क्योंकि समय जो क है वो स्वर से मिला नहीं है, इसलिए वो भी आधा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और जो नीचे इसको लगाए हैं उसको हलन कहते हैं, जो स्वर से व्यंजन को बांटने का काम करता है, ठीक। तो मात्रा में जाके क प्लस आ का ई, अब देखो यहाँ पे बड़ी और छोटी है, बहुत जो तुम लोग इसे बनाना है, बड़ी छोटी हो गया एवं बड़ी हो गया। अब बड़ी जो होता है ऐसे आधा चांद टाइप का होता है, ठीक। तो तुमको देख रहा है कि इधर से कैसे जा रहा है, इसको बस इसे खींच देना लंबा, तो तुम लोग को पता चलेगा बड़ी कौन है, तुम कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं, ठीक। अब वो का प्लस ई ई का प्लस एक, देखो तेरह को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और संस्कृत में स्वर कितना होते हैं 13, ठीक। जब मात्रा देख लो कैसे कैसे मात्रा लगा, यहाँ पर कोई भी व्यंजन हो जब अलग अलग होता है मात्रा, मतलब जब स्वर उसमें नहीं मिला रहता है, इधर होगा स्वर और इधर होगा व्यंजन, ठीक। जब नहीं मिला रहता है तो व्यंजन के क्या लगेगा, क्या लगेगा, हलंत लगेगा, व्यंजन के पीछे हलंत लगेगा, जब स्वर से मिल जाएगा तो हलंत नहीं लगेगा, हट जाएगा, ठीक। जब कप हो गया कप प्लस ए, अब इधर देखो, अब इस सब जो तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे, अब हो गया री और री, जब क प्लस थ्री करते हैं आधा क री होता है, जब क प्लस थ्री करते तो थ्री, और जब क प्लस ये जो री है ना, ये री और बहुत होता है, ये जो छोटा मात्रा वाला री है और इसमें दो मात्रा का री है, ठीक। ठीक पढ़ते हैं, ठीक। तो ये था मतलब जो कोई भी वजह से लगेगा तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, सुना है, सुनो सुनो मात्रा से पढ़ना है तो समझ सको कि मान लो दिया हो बिल्ली, अब क्या है कि इसका वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद मतलब ब प्लस बी प्लस ल, अब देखो यहाँ पर आधा ला है, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, बिल्ली बिल्ली, इसको वैसे यहाँ पर तुम इसका वर्ण के बाद और नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पहले से और नहीं है, तो मात्रा इसे देखना था कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन कर सके, वर्ण संयोजन मतलब वर्ण को मिलाना, वर्ण को अलग अलग करना। सुनो सुनो संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जो होता है दो वर्ण, दो व्यंजन वर्णों को मैं समझता देखो, ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन और इससे बन गया वर्ण, इसको कहते हैं
तो क प्लस छ को त्र कहते हैं, तो त प्लस र। संयुक्त वर्ण में जो होता है दो वर्णों के मेल से बनता है, और जो दोनों वर्ण होते हैं दोनों वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, संयुक्त वर्ण का परिभाषा जो वर्ण दो वर्णों के मेल से, जो संयुक्त का परिभाषा नहीं था ना, जो वर्ण दो व्यंजन वर्णों मेल से बनता है, ठीक है ना। ठीक, दो वर्णों का मेल, और दो कौन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये जरूर कहेंगे दो व्यंजन वर्णों का। यहाँ पर तुमको कहीं भी स्वर दिख रहा है, इसको यहाँ पर स्वर दिख रहा है, इसका आप दिख रहा है, ठीक है, आपको रुका नहीं। यहाँ पे सब का व्यंजन है, जब भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, सब भी व्यंजन है, और व्यंजन है। संयुक्त वर्ण कहते हैं जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनाता है, उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। इन वर्णों में स, त्र, य, त्र, द्वा, इसको द्वा कहते हैं। द्वा में वो द्वा है, अब प्र आता है। तो समझ में आएगा, समझ में कुछ समझ में नहीं आया? में 1 2 3 4 5 6 7 8 संयुक्त होते हैं। इनका कुछ इस तरह मेल होता है, इसको